Welcome students in my YouTube channels Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we are discussing about the anti-adrenergic drugs. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कोलिनर्जिक और एंटीकोलिनर्जिक के लिए। आप पढ़ रहे हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मैंने पहले बताया था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हुए, पैरासिम्पैथेटिक और एक सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक में हमने देखा था दो टाइप थे, कोलिनर्जिक और एंटीकोलिनर्जिक। अब फिलहाल हम सिंपैथेटिक को देख रहे थे। तो सिंपैथेटिक में आपके दो टाइप के थे, आपका एडिनर्जिक और एंटी एडिनर्जिक। एडिनर्जिक मैं आपको कंप्लीट कर चुका हूँ। एडिनर्जिक के जस्ट जो एक्शन को ब्लॉक करने हैं, जो एडिनर्जिक एक्शन को रोकने वाली ड्रग होती हैं, वो सब क्या होती हैं? एंटी एडिनर्जिक ड्रग, जस्ट अपोजिट टू द एडिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, तो एडिनर्जिक ड्रग्स, दीज आर द ड्रग्स विच एंटागोनाइज द रिसेप्टर एक्शन ऑफ एड्रेनलिन एंड रिलेटेड ड्रग्स। यानी कि वो ड्रग जो कि एड्रेनलिन के रिसेप्टर और से रिलेटेड ड्रग जो हैं, यानी कि नॉरएड्रेनलिन है, उनके रिसेप्टर को एंटागोनाइज करती हैं, रिसेप्टर को एंटागोनाइज कर देती हैं, वो ड्रग क्या कहलाती हैं? एडिनर्जिक ड्रग कहलाती है। एंटागोनाइज मैंने पहले बता चुका हूँ। एंटागोनाइज मतलब क्या है? रिसेप्टर को फिर जाके बाइंड हो जाएंगे, लेकिन उसका एक्शन को बंद कर देंगे, वो रिसेप्टर के अंदर एक्टिविटी नहीं रह पाती है। एंड दीज ड्रग्स विच एंटागोनाइज द रिसेप्टर एक्शन ऑफ एड्रेनलिन एंड रिलेटेड ड्रग्स। एड्रेनलिन या नॉरएड्रेनलिन से रिलेटेड जितने भी रिसेप्टर हैं, उन रिसेप्टर के एक्शन को रोकने वाले ड्रग है, वो सब क्या हो जाएंगे? एंटी एडिनर्जिक ड्रग हो जाएंगे। दे आर कम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट एट अल्फा और बीटा और बोथ अल्फा एंड बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर्स। ये क्या है? कम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट है, मतलब कम्पिटेटिव मतलब कम्पिटिशन्स। मैंने आपको पहले बताया था कि कंपटीशन में जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो जाकर रिसेप्टर से जाकर बाइंड हो जाएगा, जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी रिसेप्टर से एलिमिनेट हो जाएगा। यानी कि अगर इन ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो नॉरएड्रेनलिन एड्रेनलिन को रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं करने देते, खुद ही उस पर जाके बाइंड हो जाते हैं। तो ये कम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट हैं। अल्फा रिसेप्टर के हो सकते हैं या बीटा रिसेप्टर के हो सकते हैं, या फिर अल्फा बीटा दोनों रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट हो सकते हैं। दीज ड्रग इज आल्सो कॉल्ड सिम्पैथोलाइटिक। इसको हम सिम्पैथोलाइटिक के नाम से भी जानते हैं। जबकि एडिनर्जिक ड्रग क्या कहते हैं? सिम्पैथोमिमेटिक, यानी कि उसके सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्शन को बढ़ाने वाली ड्रग क्या हो गई? सिम्पैथोमिमेटिक। और ये क्या है? सिम्पैथोलाइटिक। मतलब क्या? सिंपैथेटिक एक्शन को, सिंपैथेटिक सिस्टम के एक्शन को कम करने वाली ड्रग क्या होगी? सिम्पैथोलाइटिक। These drugs divided into two main types on the basis of blocking और receptors। ये ड्रग को हम डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में। किसकी बेसिस पे? ब्लॉकिंग और रिसेप्टर पे। जो ड्रग अल्फा रिसेप्टर ब्लॉक करती हैं या एंटागोनाइज करती हैं, उनको बोलते हैं अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स, और जो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे वो बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स। तो वन बाई वन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स के बारे में। दिस ड्रग इनहिबिट द एडिनर्जिक रिस्पॉन्स मीडिएटेड थ्रू द अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर विदाउट अफेक्टिंग दोज मीडिएटेड थ्रू द बीटा रिसेप्टर्स। ये ड्रग क्या करती हैं? ओनली उन रिस्पॉन्स, एडिनर्जिक रिस्पॉन्स को ब्लॉक करती हैं जो कि अल्फा रिसेप्टर से जनरेट होते हैं, और बीटा रिसेप्टर जो रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं उन पर कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती हैं, उनको कोई भी उनको कोई रिस्पॉन्स को क्लोज या इनहिबिट नहीं करती हैं। These drugs only inhibit the adrenergic response through the alpha adrenergic receptors but not effect on through the beta receptor। बीटा रिसेप्टर पर कोई रिस्पॉन्स नहीं पड़ रहा है। क्लासिफिकेशन की बात हो तो क्लासिफिकेशन दो टाइप का है, नॉन इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम। नॉन इक्विलिब्रियम मतलब क्या है? दो मैंने बताया था। इक्विलिब्रियम, नॉन इक्विलिब्रियम मतलब क्या है? नॉन कॉम्पिटेटिव, यानी कि जहाँ पर कंपटीशन नहीं है, कंसंट्रेशन वेरी नहीं करते। तो एक ही कंपाउंड है, कौन सा है? बीटा हेलो एल्कलाइन एमीन्स यानी फिनॉक्सी बेंजामीन्स। जबकि हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम यानी कि कॉम्पिटेटिव टाइप है। कॉम्पिटेटिव टाइप के दो टाइप के हैं, नॉन सेलेक्टिव और सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव मतलब उनका कोई प्रॉपर तरीके से नहीं है कि वो अल्फा वन रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे या बीटा वन रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इसके दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं, अल्फा वन रिसेप्टर और बीटा और अल्फा टू रिसेप्टर, अल्फा वन रिसेप्टर और अल्फा टू रिसेप्टर। ये नॉन सेलेक्टिव में वो ड्रग हैं जो स्पेसिफिक नहीं है कि वो अल्फा वन को ब्लॉक करेंगी या अल्फा टू को ब्लॉक करेंगी, तो वो क्या है? नॉन सेलेक्टिव। जैसे हम बात करें इरिगोड एल्कोलाइड, यानी कि इरिगोड जो एल्कोलाइड्स होते हैं उनसे ऑप्टेन की जाती हैं इर्गोटामाइन, इर्गोटॉक्सिन्स, ये हो सकती हैं, या फिर हाइड्रोजनेटेड इर्गोड एल्कोलाइड्स, यानी कि इसके कुछ हाइड्रोजनेटेड इन कंपाउंड में कर लिया गया डाईहाइड्रो इर्गोटामाइंस और डाईहाइड्रो इर्गोटॉक्सिन्स। ये भी क्या करती हैं? नॉन सेलेक्टिव हैं, अल्फा वन को ब्लॉक भी कर सकती हैं, बीटा टू और अल्फा टू को ब्लॉक कर सकती हैं, अल्फा वन या अल्फा टू। इसके अलावा अमीडाजोलिन होती है, अमीडाजोलिन कंपाउंड क्या है? पेंटालोअमीन है। और मिसलियस कंपाउंड की बात करें तो क्लोरप्रोमाजीन है। जबकि हम बात करें सेलेक्टिव कंपाउंड में, सेलेक्टिव कंपाउंड में अल्फा वन सेलेक्टिव में पैराजोसिन, टेराजोसिन, डेक्साजोसिन, एल्फ्यूमिसोसिन और टेम्यूसोलिन। और अल्फा टू एगोनिस्ट में आपका क्या आता है? सेलेक्टिव में यूहम्बिन। अब मैं ये तो कहा क्लासिफिकेशन की बात हो गई, लेकिन सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन जो हमारे कंपाउंड की होती हैं, वो हम सबसे ज़्यादा यूज़ जो किस कंपाउंड को करते हैं वो हमारा रहता है अल्फा वन सेलेक्टिव
एड्रेनर्जिक ब्लॉकर ड्रग के लिए। क्यों करते हैं? क्योंकि अल्फा 1 रिसेप्टर क्या होता है, ये आपके अल्फा 1 रिसेप्टर आर प्रेजेंट ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक साइड ऑन द इफेक्टेड ऑर्गन्स। डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स में प्रेजेंट कौन सा होता है, अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जबकि अल्फा 2 रिसेप्टर क्या प्रेजेंट होता है, ये आपका प्री सिनेप्टिक नर्व सेंडिंग प्रेजेंट होता है। अब ये कहाँ का प्रेजेंट होता है, इसकी लोकेशन क्लियर कर दूंगा तो आपको और क्लियर होगा। यहाँ से हम लोकेशन क्लियर करते हैं। देखिए ये क्या है, आपकी नर्व्स आ रही है, ये क्या है, नर्व्स है, ये क्या है, इफेक्टर सेल्स है। इफेक्टर सेल्स पे अल्फा रिसेप्टर भी प्रेजेंट होता है, बीटा रिसेप्टर भी प्रेजेंट होता है। यानी हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, अल्फा रिसेप्टर की। अल्फा 1 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, इफेक्टर सेल्स पे यहाँ पर प्रेजेंट होगा। और अल्फा 2 रिसेप्टर कौन है, ये आपकी क्या हो गई, सिनेप्टिक हो गई। तो ये सिनेप्टिक जो स्पेस है इसको क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक स्पेस। सिनेप्टिक स्पेस से जो पीला पोर्शन, पहले का पोर्शन है वो प्री सिनेप्टिक नर्व सेंडिंग हो गई, और सिनेप्टिक के बाद में जो पोर्शन है वो क्या हो गया, पोस्ट सिनेप्टिक्स इफेक्टर ऑर्गन्स हो गए। तो अल्फा 2 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, अल्फा 2 इज प्रेजेंट ऑन द प्री सिनेप्टिक नर्व सेंडिंग, अल्फा 1 इज प्रेजेंट ऑन द इफेक्टर ऑर्गन्स। ठीक है। और अल्फा 2 रिसेप्टर क्या करता है, बेसिकली ये रिसेप्टर्स नॉर एड्रेनलिन को एक्टिव करेगा। एक्टिव करने की वजह से अल्फा 2 क्या होगा, इस नॉर एड्रेनलिन की रिलीज को कंट्रोल करता है, इसको रिलीज को कम करता है। जबकि अल्फा 1 रिसेप्टर है, ये डिफरेंट ऑर्गन्स पे होंगे, जब ये एक्टिवेट होंगे तो डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्स उन ऑर्गन में प्रोड्यूस करेंगे। तो इसलिए अल्फा 1 डिफरेंट ऑर्गन में डिफरेंट एक्टिविटी देता है, इसलिए अल्फा 1 एंटागोनिस्ट का एप्लीकेशन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द अल्फा 2 सेलेक्टिव एड्रेनर्जिक ब्लॉकर ड्रग्स। ठीक है। अब बात करते हैं हम इस ड्रग की। ड्रग है हमारी पैराजोसिन्स। इट इज़ मोस्टली यूज इन हाइपरटेंशंस, नाम सुना होगा आपने। इट इज़ ए क्विनोजोलिन डेरिवेटिव कंपाउंड होता है। अगर केमिकल की बात करें, क्विनोजोलिन डेरिवेटिव कंपाउंड होते हैं। इट इज़ ए सेलेक्टिव पोस्ट सिनेप्टिक अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स ब्लॉकर होते हैं। मैंने बताया इट इज़ सेलेक्टिव पोस्ट सिनेप्टिक अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर। पोस्ट सिनेप्टिक यानी सिनेप्टिक स्पेस के जस्ट बाद में, सिनेप्टिक स्पेस ये हो गया, इसके जस्ट बाद में इस रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं। वो ड्रग क्या है, कौन सी, पैराजोसिन्स। मोड ऑफ एक्शन की बात करें, एमओए मतलब मोड ऑफ एक्शन या फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, इट ब्लॉक द अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स एंड इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ नॉरएड्रेनालिन टू द पोस्ट सिनेप्टिक अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। नॉरएड्रेनालिन जो होता है वो आपकी पोस्ट सिनेप्टिक अल्फा 1 रिसेप्टर जाके बाइंड नहीं करने देते हैं, इसको बाइंडिंग को इनहिबिट कर देते हैं। और जब बाइंड नहीं हो पाएगा तो अल्फा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से दिस रिजल्ट रिड्यूस द एक्शन ऑफ अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, जिसकी वजह से अल्फा 1 रिसेप्टर के जितने भी एक्शन होते हैं वो सभी कम हो जाते हैं या तो सप्रेस हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी फार्माकोलोजिकल एक्शन की। फार्माकोलोजिकल एक्शन वही होंगे जो अल्फा 1 के कारण इंड्यूस हो रहे थे, वो क्या हो जाएंगे, सप्रेस हो जाएंगे। अल्फा 1 रिसेप्टर जो रिस्पॉन्स दे रहा था वो रिस्पॉन्स कम हो जाएंगे। क्या होंगे, नंबर 1 इट प्रोड्यूस वैसोडाइलेशन बोथ आर्टरी एंड वेन्स, दिस रिजल्ट डिक्रीज द बीपी। अब हमने पहले क्या पढ़ा था, अल्फा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया, बेसो कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा था, बेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, किसकी वजह से, अल्फा 1 रिसेप्टर एक्टिवेशन पे। यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉक हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट ना होगी, क्या होंगी, रिलैक्स होंगी, यानी कि डायलेट होंगी। तो यानी बेसल्स डायलेट होती हैं, चाहे आर्टरी की बात हो चाहे वेन्स की बात हो, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसलिए पैराजोसिन, टेलमिजोसिन, जितने अल्फा 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं, ये मोस्टली यूज़ होते हैं एंटी हाइपरटेंसिव यानी ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में, क्योंकि ब्लड प्रेशर को ये क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। नंबर 2 फार्मूलेशन की बात करें, पैराजोसिन ब्लॉक द अल्फा 1 रिसेप्टर इन bladder trigon and prostatic smooth muscles, thereby improve the urine flow and reduce the residual urine in the bladder। अब बात करें पैराजोसिन की जो होता है वो अल्फा 1 रिसेप्टर जो ब्लैडर ट्राइगोन होता है उस पर प्रेजेंट होता है, उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि इसके क्या होता है, उस ब्लैडर ट्राइगोन में जो आपका वाल्व होता है उसको ये क्या कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है, यूरिन आसानी से बाहर नहीं निकल पाता है। जो एक वाल्व होता है, वाल्व कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो यूरिन बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये अल्फा 1 रिसेप्टर जो ब्लैडर ट्राइगोन पे उसको ब्लॉक कर देते हैं। इससे जो ब्लैडर ट्राइगोन का जो वाल्व, ब्लैडर ट्राइगोन एक तरह से वाल्व है, वो क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है, तो यूरिन वहाँ से आसानी से बाहर पास आउट हो जाता है। एंड प्रोस्टेटिक स्मूथ मसल सेल्स, वहाँ के उसके और ब्लैडर ट्राइगोन के चारों तरफ क्या होती है, प्रोस्टेटिक स्मूथ मसल्स होती हैं। और यहाँ पर ये नहीं, प्रोस्टेटिक स्मूथ मसल्स में जब हाइपरट्रॉफी हो जाती है तो उससे प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट बोलते हैं। तो प्रोस्टेट में भी यही होता है कि प्रोस्टेटिक स्मूथ मसल्स होती हैं वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ द अल्फा 1 रिसेप्टर। अल्फा 1 रिसेप्टर को अगर ब्लॉक कर देंगे तो ये मसल्स भी रिलैक्स हो जाएंगे, ब्लैडर ट्राइगोन के मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, जिससे आसानी से यूरिन फ्लो हो जाता है। दे इम्प्रूव द यूरिन फ्लो एंड रिड्यूस द रेसिडुअल यूरिन इन द ब्लैडर। जैसे कि जो आपके प्रोस्टेट के पेशेंट होते हैं उनके लिए हेल्पफुल होता है, जिससे कि यूरिन आसानी से बाहर निकल जाता है, यूरिन का लोड वहाँ पर नहीं पड़ता है। लोड जितना यूरिन ब्लैडर में कलेक्ट होगा प्रोस्टेट के अगर कोई प्रोस्टेट का पेशेंट है
तो यूरिन ब्लैडर में जितना ज़्यादा यूरिन कलेक्ट होगा तो वो प्रेशर उसके प्रोस्टेट ग्लैंड पे पड़ता है। प्रोस्टेट ग्लैंड पे पड़ने की वजह से क्या होता है, उसमें पेन जनरेट होता है और बहुत भारीपन लगता है और यूरिन का फ्लो आसानी से नहीं हो पाता बेसिकली कहाँ, प्रोस्टेट में। लेकिन हम इसको अगर इस ड्रग को देंगे तो ये ब्लैडर ट्राइगोन को रिलैक्स करेगा, साथ में स्मूथ मसल्स ऑफ प्रोस्टेट को रिलैक्स करेगा, जिसकी वजह से यूरिन आसानी से पास आउट हो जाता है। तो हेपेट जो आपके प्रोस्टेट पेशेंट होते हैं उनमें यूरिन को रोकने नहीं देता, जिससे आसानी यूरिन हो गया तो रिलीफ मिल जाता है इन प्रोस्टेट पेशेंट में। ठीक है, नेक्स्ट बात की बात करें, इट आल्सो प्रोड्यूसेस सम रिलैक्सेशन यूट्रस। यूट्रस में भी कुछ रिलैक्सेशन करेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि अल्फा रिसेप्टर की वजह से क्या होता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। ये क्या करेंगे, रिलैक्सेशन करेंगे। इट आल्सो इंड्यूस ए नेसल स्टिफनेस एंड प्रोड्यूस मियोसिस इन आई ड्यू टू द ब्लॉकिंग ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर्स। हमने देखा भी था कि अल्फा एड्रेनर्जिक में देखा था कि बहुत से ऐसे नेफोजोलिन, ज़ैलोमेटाजोलिन मैंने बताए थे, ये सभी क्या होते हैं, आपके नेसल स्टिफनेस में यूज़ किए जाते हैं। जैसे हमको जुकाम हो जाता है तो नोज़ क्या होती है, ब्लॉकिंग हो जाती है, नोज़ चोक हो जाती है, और उस नोज़ नेसल डिकस्टेंट जैसे यूज़ करते हैं तो वो क्या होते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। जो हमारे नोज़ के नॉस्ट्रिल्स के अंदर जो हमारी वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने से उनके बीच का स्पेस बढ़ जाता है, जिससे आसानी से एयर पास हो जाती है। दो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, अगर वो डायलेट हो जाएंगे तो उनके बीच का स्पेस कम हो जाएगा, जिससे एयर आसानी से पास नहीं हो पाती। जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है उनके बीच का स्पेस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आसानी से एयर पास हो जाती है। तो ये जो जितने भी होते हैं ये सब क्या करते हैं, उन ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देंगे। डायलेट करने की वजह से क्या हो गई, एयर आसानी से पास नहीं हो पाएगी, जैसे नेसल कंजेशन या नेसल स्टिफनेस जैसी प्रॉब्लम जनरेट होती है। इसके अलावा जो हमारी अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, अल्फा एड्रेनर्जिक जितनी अल्फा एड्रेनर्जिक ड्रग थी, अल्फा रिसेप्टर्स की वजह से क्या हो रहा था, मेड्रेसिस हो रहा था, जो पिपल साइज बड़ा हो रहा था। लेकिन जब ब्लॉक हो जाएगा तो क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे, जस्ट अपोजिट, यानी पिपल साइज छोटा हो जाएगा। इसके अलावा बात करें, रिड्यूस द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम आइंस ड्यू टू द रिड्यूस ऑफ GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सोडियम का एक्सक्रीशन भी कम हो जाता है ड्यू टू द पैराजोसिन या अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग की वजह से, ब्लॉकिंग ड्रग की वजह से। अब बात करें ADME की, तो पैराजोसिन इफेक्टिवली ओरली हाई बाउंडेड टू द प्लाज्मा प्रोटीन, मेनली अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड हो जाते हैं, मेटाबोलाइज लिवर में होती है और बॉडी से एक्सक्रीट आउट थ्रू द यूरिन हो जाती है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हाइपोटेंशन, अगर कोई नॉर्मल पेशेंट है उसको दे दिया जाए तो ब्लड प्रेशर उसका ऑलरेडी सही है और ज़्यादा डाउन हो जाएगा, हाइपोटेंशन करेगा। नेसल ब्लॉकिंग, मैंने आपको बताया नेसल ब्लॉकिंग क्यों जाएगी, क्योंकि हमारी जो न्यूज़ के अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो आप बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाए। दो ब्लड वेसल्स जब बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाएंगे उनका बीच के स्पेस क्या जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे हमें लगेगा ऐसा फील होता है जैसे कि हमारी नोज़ ब्लॉक हो गई है, नोज़ बंद हो गई है, नोज़ का नॉस्ट्रिल बंद हो गया है। मियोसिस में भी प्रोड्यूस, मियोसिस भी ये करते हैं। ठीक है, अब बात करें कंट्राइंडिकेशन की, हाइपोटेंशन कोई पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी कम है या एरिथमिक डिसऑर्डर का पेशेंट है, उसको हम ये नहीं देते हैं। ठीक है, अब इंट्रैक्शन की बात करें, इंक्रीज द एक्शन ऑफ हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव एंड डायरेटिक एक्शंस। जितनी भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती हैं उनके एक्शन को ये प्रमोट कर देते हैं, डायरेटिक एक्शन को प्रमोट करते हैं, क्योंकि सोडियम का एक्सक्रीशन ये कम कर रहे हैं, तो इसलिए इसके एक्शन बढ़ाएंगे। साथ में एंटी हाइपरटेंसिव का ब्लड प्रेशर कम करते हैं, ये भी ब्लड प्रेशर कम कर रही हैं, तो इसलिए दोनों ही ड्रग, चाहे एंटी हाइपरटेंसिव डायरेटिक, दोनों ही इसके एक्शन को बढ़ा देती हैं या ये उनके एक्शन को बढ़ा देते हैं। अब बात करते हैं यूज़ की। यूज़ क्या होता है, फियोक्रोमोसाइटोमा में यूज़ करते हैं। फियोक्रोमोसाइटोमा मतलब क्या है, जो एड्रेनल ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड का जब ट्यूमर हो जाता है, ट्यूमर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड या में कंडीशन को बोलते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। ये ट्यूमर ग्लैंड में ट्यूमर हो जाएगा, एड्रेनल ग्लैंड में ट्यूमर हो जाएगा तो एड्रेनल का ज़्यादा सिक्रेशन होगा, तो उसके एक्शन बढ़ जाएंगे, तो उस कंडीशन में यूज़ करते हैं तो फियोक्रोमोसाइटोमा कहते हैं। हाइपरटेंशन में आपको बता चुका हूँ। और बिगिनिंग हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट की जो बिगिनिंग हो रही होती है उस कंडीशन में यूज़ करते हैं, जिससे यूरिन फ्लो आसानी से हो जाता है, इन कंडीशन में से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ आपका पैराजोसिन्स, यानी कि आपका एंटी एड्रेनर्जिक का फर्स्ट पार्ट, यानी कि अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे हम क्या, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स में बेसिकली आपका बीटा 1 एड्रेनर्जिक ड्रग हम स्पेशली पढ़ेंगे, क्योंकि बीटा 1 क्या होती है, कार्डियो सिलेक्टिव होती है, और कार्डियो डिसऑर्डर होते हैं, बीटा 1 एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग यूज़ की जाती हैं। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और आपको लगता है ये वीडियो शेयर किसी को करें तो उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसमें, नेक्स्ट का सेकेंड पार्ट, यानी कि बीटा एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग या बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।